हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू शालिनी हुबली का चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8 जो है फोर्स एंड प्रेशर साइंस का। और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इसमें 2 पेज कवर कर लिए हैं और बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स तक हम लोगों ने उसमें सीखा है। अभी हम आज आगे का सीखेंगे जो है इनर्शिया। आई होप आपको उसके पिछला जो भी एक्सप्लेनेशन है और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो इजीली समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इनर्शिया दिया है आगे अगले रूल की तरफ। We have seen that an object changes its state of motion due to force। हम लोगों ने देखा है कि ऑब्जेक्ट उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है, क्यों? फोर्स की वजह से। In the absence of force, objects exhibit a tendency to remain in the existing state of motion। जब फोर्स का एब्सेंस होगा, जब फोर्स नहीं लगाएंगे हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट कौन सा एग्जिबिट करेगा टेंडेंसी? क्या टेंडेंसी शो करता है? टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। तो जो उसका पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन है उसमें ही वो क्या करेगा? चलता रहेगा। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो देखते हैं। एक्टिविटी 1, टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट ऑन द ग्लास, कीप अ 5 रुपी कॉइन ऑन इट। तो हम लोग को एक ग्लास लेना है, उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखना है और उसके ऊपर हमें 5 रुपए का कॉइन रखना है। नाउ स्किलफुली पुश द कार्ड, द कॉइन स्ट्रेट अवे फॉल्स इन द ग्लास। तो हम लोग जब वो कार्ड खींच लेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग को खींचना है, तो क्या होना चाहिए? एकदम क्विकली खींचेंगे तो क्या होगा? कॉइन सीधा ग्लास में गिरेगा। अगर आप अच्छे से उसको एकदम झटके से फटाक से नहीं खींचोगे तो क्या होगा? पोस्ट कार्ड के ऊपर ही वो कॉइन हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है? हैव यू एवर डन दिस? तो हम लोगों ने किया है क्या? ये नहीं किया तो आप करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है। एक्टिविटी 2, हैंग अ हाफ अ केजी मास फ्रॉम अ स्टैंड। तो आपको वजन रखना है हाफ केजी का एक स्टैंड को लटका के विद अ स्ट्रिंग। तो धागे की मदद से हमें एक हाफ केजी का वजन जो है वो स्टैंड को अटकाना है, उसे हम कहेंगे स्ट्रिंग 1। टाई अनदर स्ट्रिंग 2 टू द मास एंड कीप इट हैंगिंग। तो वो जो मास हम लोगों ने उसको ऑलरेडी लटकाया हुआ है स्टैंड से, उसको हम लोग एक स्ट्रिंग बांधेंगे जिसे नाम दिया है स्ट्रिंग 2, और उसे क्या करेंगे? हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। नाउ पुल द स्ट्रिंग 2 विद अ जर्क। तो स्ट्रिंग 2 को क्या करना है? हम लोग को खींचना है, जोर से झटके से खींचना है, जर्क देके खींचना है। द स्ट्रिंग 2 ब्रेक्स बट द मास डज नॉट फॉल। अभी यहाँ पे क्या होता है? ये करने के बाद जो स्ट्रिंग 2 है, जो हम लोगों ने दूसरा स्ट्रिंग बांधा है, वो टूट जाएगा लेकिन मास नीचे नहीं गिरेगा। हेवी मास डज नॉट मूव। तो जो मास होता है वो क्या नहीं होता? वो मूव नहीं करता। जो वजन है वो मूव नहीं करेगा। नाउ पुल द स्ट्रिंग टू स्लोली। अभी एक दूसरा ऑल्टरनेटिव में हमें क्या करना है? हम लोगों ने स्टैंड लिया, उसको हाफ केजी का मास बांधा और दूसरा स्ट्रिंग टाई किया। यहाँ तक हम करेंगे। फिर अभी हम क्या करेंगे? धीरे से स्ट्रिंग नंबर 2 खींचेंगे। द स्ट्रिंग 1 ब्रेक्स एंड द मास फॉल्स डाउन। तो अभी अगर धीरे से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग 1 जो है, जिससे हम लोगों ने वो स्टैंड से वजन बांधा हुआ है, वो टूटेगा और मास क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द टेंशन डेवलप इन स्ट्रिंग 2 ड्यू टू द मास। तो अभी ये क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रिंग 2 में क्या हो गया? टेंशन डेवलप हो गया, तनाव डेवलप हो गया वो स्ट्रिंग में वजन की वजह से। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है प्रेशर। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द टायर्स ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गेटिंग प्रेशराइज्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जो टायर्स रहते हैं वो क्या होते हैं? प्रेशराइज्ड होते हैं। द एयर फिलिंग मशीन हैज़ अ प्रेशर इंडिकेटिंग डायल और अ डिजिटल मीटर शोइंग द डिजिटल रीडिंग ऑफ द प्रेशर। तो हम लोग बोलते हैं ना, टायर पंक्चर हो गया या टायर में कितना हवा है, चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? टायर का प्रेशर चेक करते हैं। तो वो मशीन में क्या होता है? जो भी हवा भरने का जो मशीन होता है उसमें क्या होता है? प्रेशर इंडिकेटिंग डायल, कितना प्रेशर है वो इंडिकेट करता है, या फिर डिजिटल मीटर होता है जो प्रेशर रीड करता है। द मशीन फिल्स द प्रेशर टू अ सर्टेन वैल्यू। तो वो जो मशीन, जब हम हवा भरते हैं तो क्या होता है? उसमें टायर में प्रेशर फिल करते हैं टू सर्टेन
वैल्यू। तो एक जितना उसका प्रेस्क्राइब वो टायर का लिमिट है वहाँ तक हम लोग उसे फिल करते हैं, उसको प्रेशर उसका ज़्यादा बढ़ाते हैं। यू आर अवेयर दैट अ फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड फॉर फिलिंग एयर इन द बाइसिकल टायर विद अ हैंड पंप। तो आपने देखा होगा अगर आपके पास वो पुरानी टाइप की पंप होगी तो आपने देखा होगा कि उसके बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है एयर फिल करने के लिए टायर में बाइसिकल के। बाय अप्लाइंग फोर्स एयर प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड देन द एयर इज पुश्ड इनटू टायर। तो जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एयर प्रेशर इंक्रीज करते हैं एंड द एयर इज पुश्ड इनटू द टायर। तो टायर में वो एयर पुश करते हैं। एंड फोर्स एंड प्रेशर रिलेटेड। तो क्या फोर्स और प्रेशर रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा आगे। टेक सम शार्प पॉइंटेड नेल्स एंड पुश देम इनटू अ वुडन प्लैंक बाय हैमरिंग ऑन देयर हेड्स। तो हमें क्या बोला है, एक शार्प पॉइंटेड नेल्स मतलब कीले लेनी है, और एक वुडन प्लैंक जो है लकड़ी का जो फली है उसमें हम लोग को वो हैमर की मदद से क्या कहते हैं, ठोकना है उसके अंदर। ठीक है। नाउ टेक अ नेल एंड होल्ड इट विथ इट्स हेड ऑन द प्लैंक एंड हैमर इट डाउन फ्रॉम द पॉइंटेड एंड। अभी क्या करना है हमें, अभी उसको उल्टा करना है नेल, और उसका सर जो है वो प्लैंक पे रखेंगे और फिर जो पॉइंटेड एरिया है उसके ऊपर हम लोग हैमर करेंगे, मतलब कीले को वुडन प्लैंक पे उल्टा हम लोग हैमर करेंगे। ठीक है। When pressing the drawing pins into the drawing board, they get into the board easily. तो अभी आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल्स में वगैरह, तो वो जो नोटिस बोर्ड रहता है जिसके ऊपर एक सॉफ्ट कपड़ा डाला रहता है, तो उसे हम कहते हैं नोटिस बोर्ड या ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो थंब पिन्स आता है उससे हम लोग जो भी पेपर्स है या वो है उसको उधर पिन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी ड्राइंग पिन्स क्या करते हैं, हम लोग अब जब पेपर्स को उसके अंदर पिन करने जाते हैं तो ड्राइंग पिन्स बहुत इजीली ड्राइंग बोर्ड में पुश हो जाती है। ठीक है। बाय अप्लाइंग अ फोर्स यूजिंग अ थंब वन कैन पुश द पिन्स इनटू द बोर्ड। तो जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से थंब की मदद से हम लोग उसको अंदर डाल सकते हैं पिन को। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वाइल प्रेसिंग ऑर्डिनरी पिन्स विथ अ थंब द थंब मे गेट हर्ट। लेकिन हम लोग अगर ऑर्डिनरी पिन्स को अगर प्रेस करेंगे थंब से तो हमारा थंब क्या होगा, जख्मी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। कहाँ है, ऑलवेज रिमेंबर द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वो टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, तो अपने जो ओरिजिनल या फिर जो उसका जो चल रहा है वो स्टेट में ही होने का जो उसका टेंडेंसी होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है। तो जो मोशन में है, जो स्टेट में है, अगर वो स्टॉप है तो वो स्टॉप ही रहेगा, स्टेशनरी मोशन में वो स्टेशनरी ही रहेगा। अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो जितना मोशन में है उतना ही रहेगा विदाउट एनी चेंज इन इट, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। तो उसका कंटिन्यूस जो मोशन रहेगा वो चलता ही रहेगा। ठीक है। वो जो टेंडेंसी होता है ऑब्जेक्ट का उसे कहते हैं inertia. This is why an object in stationary state remains in the same state and an object in motion remains in the state of motion in the absence of an external force. इसके लिए क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में है वो क्या रहता है, स्टेशनरी ही रहेगा, मतलब एक ही जगह पे है तो एक ही जगह पे रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन जो है, जो भी मोशन में है ऑब्जेक्ट, वो क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा देते तब तक वो क्या रहेगा, अपने मोशन में ही रहेगा। तो अभी इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो तालाब का पानी जब तक कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हम लोग उस पर, तब तक वो पानी क्या रहता है, वैसे ही रहता है, वो स्टेशनरी ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग डैम्स देखेंगे, रिवर्स का पानी देखेंगे, तो रिवर ऑलवेज कीप्स फ्लोइंग
इन द सेम डायरेक्शन और वो ऑलवेज मोशन में रहता है। लेकिन अगर हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स क्या कहेंगे, जब हम लोग उस पर डैम कंस्ट्रक्ट कर देंगे और डैम की वजह से वो जब पानी रुका देंगे तो हम लोग उसके फोर्स को क्या करेंगे, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो कंटिन्यूस प्रोसेस है बहने का, जो कंटिन्यूस मोशन है नदी का बहने का, उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है, वन, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो पहला है इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जो एक जगह पे है वही जगह पे रहने का उसका जो मोशन है, उसका जो स्टेट है वो स्टेट, ठीक है। An object in the state of rest cannot change its state of rest due to its inherent property. तो जो एक जगह पे रखा हुआ चीज़ है वो क्या नहीं कर सकता, अपना जगह या फिर अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, जो एक जगह पे रहने का उसका प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं कर सकता ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो क्या है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन सेकेंड है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जो प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो चीज़ का, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका, जिसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रिवॉल्व इवन आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ। तो एग्जाम्पल क्या दिया, क्योंकि वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है घूमना, ठीक है। तो जो घूमता हुआ इलेक्ट्रिक फैन है कंटिन्यूज टू रिवॉल्व, वो घूमता ही रहता है अगर आप स्विच बंद कर दोगे तो भी, ठीक है। पैसेंजर सिटिंग इन द रनिंग बस गेट अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द बस सडनली स्टॉप्स। तो जो पैसेंजर्स बैठे रहते हैं, जो स्टेट ऑफ उनका मोशन है, अगर सडनली बस रुक जाएगा तो क्या हमें लगता है, झटका लगता है बस में बैठे हुए लोगों को, आगे की तरफ क्या होता है, सरक जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to which the object cannot change the direction of its motion is called directional inertia. Directional inertia क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो क्या नहीं करने देता, उसे अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करने देता जब वो मोशन में होता है, उसे कहते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ व्हीकल इन मोशन अलोंग a straight line suddenly turns, the passenger sitting in it are thrown opposite to the direction of turning. तो अगर कोई भी व्हीकल जो है, जो सीधा चल रहा है, अगर वो सडनली एक टर्न ले लेता है जर्क से, तो उसके अंदर के पैसेंजर क्या होंगे, दूसरी तरफ ढकले जाएंगे मतलब दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ टर्न लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे या फिर धक्के से गिरेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट डज दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट टेल। हाँ, तो हम लोगों ने जो पेन वाला एक्सपेरिमेंट देखा वो उसका कंटिन्यूएशन में है। तो हम लोग का जो पेन वाला एक्सपेरिमेंट था कि हम लोग जो नॉर्मल, अगर हम लोग वुडन प्लैंक में अगर टोकेंगे कीले को तो वो अंदर जाएगा, लेकिन अगर हेड साइड से टोकेंगे तो अंदर नहीं जाएगा। एंड वैसे ही हम लोग ड्राइंग पेन को ड्राइंग बोर्ड में अगर डालेंगे तो इजीली चला जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल पेन हम लोग अंदर डालने जाएंगे तो हमारा थंब क्या होगा, हर्ट हो जाएगा। उसका एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। द नेल ईजीली पेनिट्रेट्स इनटू वुड फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। तो उसका जो पॉइंटेड एंड होता है कीले का, उसके वजह से वो क्या होता है, वुडन प्लैंक में घुस जाता है। From this, you will notice that when a force is applied on the head of the nail, it is easy to hammer it into the plank. तो आप समझ जाओगे इसकी वजह से कि अगर हेड के ऊपर हम लोग, नेल के हेड के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा, ईजी रहेगा प्लैंक में हैमर करने के लिए, प्लैंक के अंदर जाने के लिए, क्योंकि हमें हैमर करने के लिए ज़्यादा एरिया मिलता है और अच्छा ज़्यादा फोर्स हम लोग को नहीं लगाना पड़ता उसकी वजह से, ठीक है। इट इज़ ईजी टू कट वेजिटेबल्स फ्रूट्स विद अ शार्प नाइफ, अ ब्लंट नाइफ डज नॉट वर्क हियर, व्हाई डज दिस हैपन। तो
अगर आपका यहाँ पे कहा है कि अगर चाकू छुरी जो है शार्प होगा तो हम लोग को क्या होता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कट करने के लिए काफ़ी आसानी होता है। लेकिन ब्लंट नाइफ मतलब जिसका धार गया हुआ है, ऐसा छुरी क्या होता है, काम नहीं करता। तो ये क्यों होता है? देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ ये एग्जाम्पल को कंसिडर करके, तो आप जहाँ पे छुरी का आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा छुरी रख के तो काट नहीं सकते, राइट? तो आप अगर जहाँ पे छुरी का ब्लेड रखोगे सीधा सीधा, तो वहीं पे क्या होगा, वहाँ पे बराबर से फोर्स लगेगा तो कट बनेगा। वैसे ही अगर फोर्स हम लोग परपेंडिकुलरली यूनिट एरिया पे अगर अप्लाई करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, वो उससे कहेंगे प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो फोर्स आपने जितना अप्लाई किया प्लस जो एरिया में आपने फोर्स अप्लाई किया उसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर। ओके, presently we are considering only the force acting on the area in the direction perpendicular it। तो हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ फोर्स जो एरिया में एक्ट हो रहा है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर मतलब क्या? सीधा 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो जमीन से राइट एंगल, तो वर्टिकली, ठीक है, नॉट हॉरिजॉन्टली राइट एंगल, वर्टिकली राइट एंगल। ठीक है, तो आपका बेस क्या होगा? ग्राउंड बेस होगा, और आपका जो भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट बिकम्स योर परपेंडिकुलर। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ज़रूर आएगा एग्जाम में। एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एरिया कैसे काउंट करोगे? मीटर स्क्वायर में। एंड एसआई यूनिट क्या है फोर्स का? न्यूटन है, जो किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन लेटर से किया जाता है। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसके लिए प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स क्या है हमारा? हम लोग फोर्स का एसआई यूनिट क्या कहेंगे? एन कहेंगे, कैपिटल। एंड एरिया क्या है? ये है, तो यहाँ पे बीच में अपॉन आएगा। एरिया क्या हो गया हमारा? मीटर स्क्वायर। इसके लिए ये जो हम लोग को ऑब्लिक दिया है दैट इज दिस अपॉन वाला साइन। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली उन लोगों ने लिखा है। इसके लिए प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज नोन एज पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दूसरा नाम क्या है? पास्कल नाम है, विच इज डिनोटेड बाय पीए। ठीक है, जैसे हम सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, मीटर को एम लिखते हैं, न्यूटन को एन लिखते हैं, वैसे ही पास्कल को पीए लिखते हैं, कैपिटल पी स्मॉल ए। इन एटमॉस्फेरिक साइंस द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार। 1 बार इज इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक साइंस में प्रेशर का यूनिट क्या है? बार। ठीक है, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये काफ़ी क्या कहते हैं, थियोरेटिकल है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। 1 बार इज इक्वल टू हाउ मच? 10⁵ पास्कल। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या सीखेंगे? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या फ़र्क होता है? वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बट स्केलर क्वांटिटी में क्या ज़रूरत होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी का। ठीक है, प्रमाण बोलते हैं, उसे परिमाण कहते हैं। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर रिड्यूसेस फॉर द सेम फोर्स। जब एरिया इंक्रीज होएगा तब क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस होगा फॉर द सेम फोर्स। आप एक कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एरिया में, तो प्रेशर क्या होगा? एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन जब आपका एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका प्रेशर
कम हो जाएगा उतना ही अगर आप फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा एरिया में मतलब सेम फोर्स यूज़ करोगे जितना पहले वाले एरिया में किया था तो प्रेशर रिड्यूस होगा। वैसे ही द एरिया डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस फॉर द सेम फोर्स। अगर एरिया डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा लगेगा फॉर द सेम फोर्स। जितना आप फोर्स लगा रहे हो उससे ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। छोटी एरिया में, बड़ी एरिया में प्रेशर रिड्यूस होगा एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए, लेकिन छोटी एरिया में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा सेम फोर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू नेचुरल अडेप्टेशन द बॉटम सर्फेसेस of camel's feet are broad, hence camel's weight is exerted on the large area and the pressure on the sand is reduced। तो अगर एग्जाम्पल देखना है तो कैमल का फीट का देखेंगे जो नेचुरली वैसा है। कैमल का फीट क्या होता है, नीचे का जो उसका फीट रहता है, उसका पंजा रहता है कैमल का, वो क्या रहता है, ब्रॉड रहता है, ठीक है। इसके लिए कैमल का वेट क्या होता है, एक्सर्टेड ऑन द लार्ज एरिया। वो कैमल का वेट इज एक्सर्टेड मतलब लार्ज एरिया पे वो वेट गिर रहा है, ठीक है। एंड द प्रेशर ऑन द सैंड इज रिड्यूस्ड। तो ज़्यादा एरिया है और वेट उसका कितना है, पर्टिकुलर वेट है, तो क्या हो गया, प्रेशर रिड्यूस। ज़्यादा एरिया सेम फोर्स, प्रेशर रिड्यूस्ड, ठीक है। दिस इज़ वाई कैमल्स फीट डू नॉट पेनिट्रेट इनटू सैंड एंड इट बिकम्स ईजी टू वॉक। इसके लिए क्या होता है, कैमल का फीट सैंड को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं घुसता। पेनिट्रेट मतलब उसमें घुस जाना, तो सैंड में वो क्या नहीं होता, उसका पैर घुस नहीं जाता, ठीक है। एंड इट बिकम्स ईजी टू वॉक। आपने वो भी देखा होगा कि हम लोग आइस में यूज़ करने के लिए अगर आप नॉर्मल शूज़ पहन के जाओ तो क्या होता है, आप उस पर नहीं चल पाते, आपका पैर अंदर आइस में घुस जाएगा, मतलब स्नो में घुस जाएगा। लेकिन अगर आप वो जो स्केट्स आते हैं, आइस स्केट्स, वो पहन के जाओ या स्की शूज़ अगर आप पहन के जाओ तो क्या होता है, आप बर्फ़ के ऊपर चल सकते हैं, वो स्नो के ऊपर चल सकते हैं। लेकिन क्या नॉर्मल शूज़ में हम लोग स्नो के ऊपर नहीं चल पाएंगे, ठीक है। ये सेम है, ज़्यादा अगर एरिया होगा तो कम फोर्स, वही फोर्स में हम लोग का प्रेशर रिड्यूस होगा। लेकिन अगर कम एरिया होगा जैसे नॉर्मल शूज़ का है तो हमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर ऑन सॉलिड्स। एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन एयर। तो एयर प्रेशर क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स एयर के कांटेक्ट में है वो सब पे एयर प्रेशर एक्सर्ट होता है, मतलब आता है। व्हेन अ वेट इज केप्ट ऑन अ सॉलिड प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट। जब वेट को, सॉलिड कोई भी वज़न को सॉलिड चीज़ पे रखते हैं तो क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट उस पर होता है। दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टू। तो ये प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट का वेट कितना है एंड एयर और ऑब्जेक्ट का कितना कॉन्टैक्ट आता है उस पर डिपेंड करता है। ट्राई दिस, डू द एक्टिविटी एज डिपिक्टेड इन फिगर 3.5 व्हाट इज सी। तो ये हम लोग को दिया है एक्टिविटी, तो देखते हैं क्या होता है आगे। यू मस्ट हैव सीन अ वेजिटेबल वेंडर कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड। तो आपने देखा होगा वो भाजी बेचने के लिए जो आते हैं, जो बास्केट उनके सर पे होता है वो, तो भाजी, फिश या कोई भी ऐसी चीज़, बर्तन वगैरह बेचने के लिए जो लोग आते हैं उनके सर पे क्या रहता है, टोकरी रहता है, बास्केट रहता है। शी कीप्स अ ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हर हेड। तो उनके सर पे क्या रहता है, एक मुड़ा हुआ, फोल्ड किया हुआ पीस ऑफ क्लॉथ, जो ऐसे राउंड सर्कल ट्विस्ट करके क्या करते हैं वो लोग सर पे रखते हैं, ठीक है। हाउ डज इट हेल्प, तो उससे कैसे हेल्प होता है, उनको क्या पड़ता होगा फ़र्क उससे, सोचिए ज़रा। वी कैन नॉट स्टैंड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग एक जगह पे ज़्यादा वक्त के लिए खड़े नहीं रह सकते। हाउ देन कैन वी स्लीप ऑन अ प्लेस फॉर 8 एंड ऑड आवर्स। तो हम लोग 8 घंटे या उससे ज़्यादा एक जगह पे कैसे सो सकते हैं।
आप सोते वक्त तो मूव नहीं करते ना, एक जगह पे हम लोग खड़े नहीं रह सकते, वो समझ में आता है, लेकिन सो कैसे सकते हैं फिर एक जगह पे 8 से ज़्यादा घंटे। फॉर स्कीइंग ऑन आइस वाई आर लॉन्ग फ्लैट स्की यूज। तो मैंने अभी आपको ये बता ही दिया था ऊपर जो था वो एग्जाम्पल में। तो आइस स्की करने के लिए, स्की मतलब जो आइस के ऊपर जो स्केटिंग की जाती है सॉर्ट ऑफ, उसको स्कीइंग कहते हैं। वाई आर लॉन्ग फ्लैट स्कीज यूज। तो जो फ्लैट क्यों होती है, लॉन्ग क्यों स्कीज यूज की जाती है, ठीक है। एक्टिविटी 1, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है इन लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पे कहा एक प्लैंक रखा है पहले, फिर उसके ऊपर 4 बुक्स क्या की है, इक्वल डिस्टेंस पे रखी हुई है। फिर क्या किया है, सारी बुक्स उठा के एक ही जगह पे डाल दी गए हैं। तो क्या हुआ देखिए, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था वेट तो क्या था, प्लैंक सीधा ही था। जब वेट नहीं था तो भी प्लैंक सीधा ही था। लेकिन जब एक ही तरफ वेट को हम लोगों ने डायरेक्ट किया तो क्या हो गया, प्लैंक मुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा प्रेशर ऑन सॉलिड्स। आगे जाएंगे हम लोग, ट्राई दिस। Pressure of liquid. Activity 1. Take a plastic bottle. Take a 10 centimeter long piece of a glass tube on which a rubber balloon can be fitted. तो हमें एक प्लास्टिक बॉटल लेने को बोला है एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेना है ऑन विच अ रबर बलून कैन बी फिटेड। तो एक एंड पे उसके रबर बलून को हमें फिट करना है। Warm up one end of the glass tube and gently push it into the bottle at about 5 centimeter from the bottom. तो हमें क्या बोला है कि दूसरा जो एंड है उसका बलून का, उसे हमें गर्म करना है और वो प्लास्टिक के बॉटल में उसे पुश करना है। तो क्या हो जाएगा, वो प्लास्टिक के बॉटल में फिट हो जाएगा बराबर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसमें उसी से हमें ये फिगर में कहा गया है 3.6 में। यहाँ पे देखिए ये जो ग्लास ट्यूब है उसमें एक साइड में बलून आएगा और दूसरा हमें गर्म करके प्लास्टिक के बॉटल के अंदर डालना है, ठीक है। आगे देखते हैं। To avoid water leakage, apply molten wax on the side of the glass tube. तो हम लोगों ने जहाँ बॉटल को छेद किया है उससे ग्लास ट्यूब से, उससे क्या कहेंगे, वाटर लीकेज ना हो इसके लिए हम लोग मोल्टन वैक्स मतलब मोम को पिघला कर उसके ऊपर बराबर से उसे सील कर देंगे। नाउ फिल वाटर स्लोली इन द बॉटल एंड सी हाउ द बलून इन्फ्लेट्स। तो हमें अभी क्या करना है, वो बॉटल को बराबर से फिल करना है धीरे धीरे एंड देखना है कि बलून कैसे इन्फ्लेट होता है, मतलब कैसे फूलता है। व्हाट इज ऑब्जर्व द प्रेशर ऑफ वाटर एक्ट ऑन द साइड ऑफ द बॉटल एज वेल। तो हमें क्या देखना है कि बलून क्यों फूलता है, क्योंकि जैसे वाटर अंदर आता जाता है तो वाटर का प्रेशर किस पे जाता है, साइड वॉल पे जाता है और उसे जहाँ से जगह मिलता है वहाँ से वो जाके बलून को इन्फ्लेट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्टिविटी 2, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, पियर्स इट विद अ थिक निडल एट पॉइंट्स 1 to 3। तो हमें एक वापस प्लास्टिक बॉटल लेना है और उसे ये तीनों जो मार्क की हुई जगह है वहाँ पे थिक निडल से होल करना है, ठीक है। फिर फिल वाटर इन द बॉटल अप टू फुल हाइट। फिर उसके बाद हमें वो बॉटल को पूरा हाइट तक फिल करना है पानी से। As shown in the figure, water jets will be seen emerging and projecting out. तो हमें क्या दिखेगा, पानी के जो है फवारे दिखेंगे जो बाहर आ रहे होंगे वो, ठीक है। हमें पानी के फवारे दिखेंगे, देखिए ऐसे ये पानी के जैसे फवारे आ रहे हैं बॉटल में, वो हमें दिखेंगे, ठीक है। द वाटर जेट emerging from the hole at the top will fall closest to the bottle. तो जो सबसे ऊपर से जो है होल, उसमें से जो पानी आएगा वो कहाँ होगा, सब बॉटल के सबसे करीब गिरेगा, ठीक है। द जेट फ्रॉम द लोएस्ट होल फॉल्स फारदेस्ट फ्रॉम द बॉटल। फारदेस्ट मतलब दूर, तो जो लोएस्ट होल है बॉटल में वो सबसे दूर बॉटल से गिरेगा, ठीक है, पानी वहाँ से। Also, jets coming out from the two holes at the same level fall at the same distance from the bottle. तो जो अगर ये, तो हम लोग इसे कंसिडर करेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर मैंने वही लेवल 1 के ही सेम यहाँ पे सेम हाइट पे मैंने यहाँ पे इस तरफ दूसरा होल अगर किया
तो ये क्या होगा, ये जितना गिर रहा है पानी, मतलब ये बॉटल और पानी के बीच जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ से भी, क्योंकि ये सेम लेवल पे है तो यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस पे पानी गिरेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सेम लेवल का अगर होल्स में से पानी आ रहा है तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे वो पानी गिरेगा बॉटल से। व्हाट इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, तो हमें इससे क्या समझा, एट एनी वन लेवल द लिक्विड प्रेशर इज़ द सेम। तो एक पर्टिकुलर लेवल पे क्या होता है, लिक्विड का प्रेशर सेम रहता है। ऑल्सो द प्रेशर इंक्रीजेस एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। तो जैसे ही हम लोग बॉटल को हम लोगों ने देखा, जितना डीपर हम लोगों ने होल किया नीचे उतना क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे मीडियम है और यहाँ पे लोएस्ट प्रेशर है। तो जितना डीप हम लोग जाएंगे लिक्विड में तो उसका प्रेशर उतना ही इंक्रीज होगा। ठीक है, गैस प्रेशर, इफ अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग एयर बाय माउथ इट इन्फ्लेट्स ऑन ऑल साइड्स। तो हम लोग जैसे मुंह से हवा भरेंगे बलून में तो क्या होगा, सारी तरफ से वो फूलेगा। इफ अ पिन होल इज क्रिएटेड इन द बलून एयर लीक्स आउट एंड बलून डज नॉट इन्फ्लेट फुली। अगर एक छोटा सुई की नोक जितना होल रहेगा बलून में तो क्या होता है, एयर बाहर आ जाता है बलून से एंड पूरा बलून क्या नहीं होता, फूलता नहीं है। इट इज़ रियलाइज दैट लाइक लिक्विड गैस ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ इनक्लूज। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड की तरह ही जो गैस होता है उसका भी क्या होता है, जो भी कंटेनर में है वो कंटेनर की वॉल्स पे वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दबाव बना के रखेगा। ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स हैव अ कॉमन नेम फ्लूइड। तो गैसेस और लिक्विड्स को क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड्स इन अ कंटेनर, वाई फ्लूइड, बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ flowing, they can flow। हाँ, फ्लूइड्स इन अ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम विद इन। तो जो कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड्स रहेंगी वो क्या करेगी, कंटेनर के अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करेंगी ऑन द वॉल्स एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो वॉल्स, कंटेनर के वॉल्स और बॉटम ऑफ द कंटेनर पे वो क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। A fluid enclosed in container exerts its pressure equally in all direction at a point within a fluid। तो एक पर्टिकुलर लेवल पे क्या होगा, कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जैसे हम लोगों ने ये ऊपर वाली एक्टिविटी में सीखा। ठीक है, आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। तो एयर क्या है, धरती पे सारी जगह पे है, तो एयर का एक कंप्लीट अच्छे से कवर है अर्थ को। ठीक है, तभी तो हम लोग जी पा रहे हैं ना। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो उससे जो एयर का जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं आम भाषा में, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट। तो ग्राउंड से 16 किलोमीटर ऊपर तक क्या होता है, एटमॉस्फेयर का लेयर होता है। It further extends up to about 400 किलोमीटर in a very dilute form। वहाँ से एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब क्या कहते हैं, कम हो जाता है। ठीक है, या फिर पतला हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे जितना एयर मिलेगा, एयर प्रेशर मिलेगा, उतना ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इमेजिन दैट वेरी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट कंटेन्स एयर। वेट ऑफ दिस air is the force applied in the direction of the center of the earth. This means that atmospheric pressure is the ratio of this weight divided by the area of the surface। तो वापस हम लोग अपने पुराने फॉर्मूला पे आ गए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्या कहा है देखिए, रेशियो ऑफ इट्स वेट डिवाइडेड बाय द सरफेस। तो पहले फोर्स था लेकिन अभी क्या हो गया, वेट हो गया। तो उन्होंने कहा है कि देख ये जो फिगर है वो फिगर को देखना है हमें, और उसमें कहा गया है
कि इमेजिन कीजिए कि ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप है और वो क्या हो गया, उसके अंदर सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और इतना ही एरिया में क्या है, वो एक्सर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वेट ऑफ दिस एयर इज द, तो ये जो एयर का जो वेट है वो क्या है, फोर्स अप्लाइड है इन डायरेक्शन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ का सेंटर पे क्या हो रहा है, वेट अप्लाई हो रहा है किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एयर का। दिस मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेशियो ऑफ इट्स वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस। तो वेट अपॉन एरिया, ठीक है, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। द एयर प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एक यूनिट दिया गया है, सी लेवल के एयर प्रेशर को क्या कहा है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज 1 गोज अप इन द हाई फ्रॉम द सी लेवल। तो जैसे आप सी लेवल से ऊपर ऊपर जाओगे, ग्राउंड लेवल से ऊपर ऊपर जाओगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल, दैट इज 1 बार, दैट इज 10⁻³ मीटर बार। तो हम लोगों ने पहले पीछे वाला इसमें कॉन्सेप्ट में देखा था प्रेशर के बारे में, तो यही सब क्वांटिटीज़ को उन लोगों ने कन्वर्ट करके हमें आगे बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे। तो 1 मीटर बार इज हाउ मच, इज इक्वल टू 10⁻² पास्कल, उसे हम क्या कहते हैं, हेक्टो पास्कल, ठीक है। ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अबाउट इट, ठीक है। आगे देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन द यूनिट्स एम बार और हेक्टो पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में हम लोग ये करते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं, 1 बार, या फिर उसे क्या कहते हैं, एम बार कहते हैं या हेक्टो पास्कल कहते हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर इज इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स। तो एक लेवल पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है ऑन ऑल साइड्स। हाउ इज दिस प्रेशर क्रिएटेड, कैसे क्रिएट होता है, इफ एयर एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर द एयर मॉलिक्यूल्स इन रैंडम मोशन कंटिन्यूसली हिट द वॉल्स ऑफ द एयर कंटेनर। तो जब भी एक कंटेनर में एयर बंद होता है तो क्या होता है, रैंडम जो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं वो उसके वॉल को क्या करते जाते हैं, हिट करते जाते हैं, उसे फटका लगता है वॉल्स को एयर पार्टिकल्स की वजह से, मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है। इन दिस इंटरैक्शन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स। तो जैसे उनको फटका लगता है वॉल्स को एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से, पार्टिकल्स की वजह से, वो क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है ये इंटरैक्शन की वजह से, वॉल्स ऑन द कंटेनर, ठीक है। प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्स, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। वी कॉन्स्टेंटली बेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड्स। हमारे सर पे भी क्या होता है, काफ़ी सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली रहता है। हाउएवर द कैविटीज़ इन आवर बॉडी आर ऑल्सो फिल्ड विथ एयर एंड आर्टरीज एंड वेंस आर फिल्ड विथ ब्लड। लेकिन हमारी जो बॉडी की ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वो सब क्या है, ब्लड से फिल्ड है, और हमारे बॉडी में भी एयर भरी हुई है, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में भी एयर फ्लो है और हमारे बॉडीज़ में ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। Therefore we do not get crushed under water and due to atmospheric pressure as the pressure is balanced। इसकी वजह से हम क्या नहीं होते, पानी के अंदर ज़्यादा होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग क्या नहीं होते, उसके अंदर क्रश नहीं हो जाते। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पानी के अंदर, क्योंकि वाटर प्रेशर भी होता है एंड एटमॉस्फेयर में भी, अभी हमारे सर पे इतना प्रेशर है तो हम लोग क्रश क्यों नहीं हो जाते वो प्रेशर से, क्योंकि हमारे बॉडीज़ में से उतना ही प्रेशर उसे बैलेंस कर रहा है, बिकॉज ऑफ आवर फ्लोइंग ब्लड एंड एयर इनटेक एंड एयर फ्लो इन आवर बॉडी, ठीक है। द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट फ्रॉम द सी लेवल एज शोन इन फिगर 3.9। तो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है
विथ हाइट, तो जैसे हम लोग हाइट कम कम करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि जैसे हम लोग हाइट कम कम करेंगे सी लेवल का, वैसे ही क्या होता जाएगा, प्रेशर भी कम कम होता जाएगा, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ पे क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। एट द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101 इंटू 10⁻³ पास्कल इज एक्टिंग ऑन द टेबल टॉप ऑफ साइज 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है, आपको ये एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर का, और कहाँ है कि इतना जो 101 इंटू 10⁻³ पास्कल क्या होता है, उस पर एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होता है सी लेवल पे। अंडर सच अ हैवी प्रेशर वाई डजंट अ टेबल टॉप क्रम्बल डाउन। तो क्यों नहीं क्रम्बल डाउन हो जाता टेबल टॉप, ये पूछा है। तो इसका जवाब तो काफ़ी इजी है, और मैंने आपको पहले भी सारे एक्टिविटीज़ के टाइम पे इसका जवाब दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत ईजी है, हम लोगों ने पीछे ही फॉर्मूला सीखा, इसके ही पिछले पेज पे फॉर्मूला है, और हम लोगों ने इस वीडियो का जब स्टार्ट किया था तभी ही हम लोगों ने वही फॉर्मूला से स्टार्ट किया था। फॉर्मूला एज इन वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी आगे है बायोंट फोर्स एंड देन आर्किमिडीज का प्रिंसिपल्स है, और कुछ एग्जाम्पल्स है फिज़िक्स के, हम लोग वो अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, और काफ़ी कुछ है इसमें ग्रास्प करने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, पढ़िए और इसे समझिए सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और थर्ड पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। बाकी के भी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए गए हैं, कुछ निबंध अपलोड किए गए हैं, देखिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर नोटिफिकेशन आइकॉन को टैप नहीं किया है तो आइकॉन टैप कर दीजिए, और आपको क्या हो जाएगा, फिर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे हिंदी मराठी के कुछ लेसन्स के साथ, और आप अपने डाउट्स इमीडिएटली ऑनलाइन ही क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जाइए, अपना खुद पढ़ाई कीजिए, टेबल से याद कीजिएगा, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे थर्ड पार्ट में। इसके पहले का भी पार्ट अपलोड किया गया है, पार्ट 1, वो भी देखना ना भूलना। अगर आप वो देख के बिना ये पार्ट देखोगे तो आप ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, तो दोनों पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के लिए वेट कीजिए, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।